हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स एसपीएम का स्टडी नोट 1 दैट इज़ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिफोर दैट गाइस, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियोज ऑन रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर दैट इज स्टडी नोट 4 ऑफ एसपीएम। इफ यू वांट टू सी दैट वीडियो देन क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू विल गेट द लिंक ऑफ दैट वीडियो। ओके, ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स, ओके, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स। फिर है परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। फिर है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं। देखो, आप लोग को लग रहा होगा हम ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या है। यू फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, देखो एक एग्जांपल देती हूँ। इंस्टीट्यूट ने सबको स्टडी मेट दिया है, इक्वल स्टडी मेट। आप लोग पर्सनल ट्यूशन लेते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इंस्टीट्यूट की तरफ से उसने सबको इक्वल रिसोर्सेज दिया है। बट स्टिल सम स्टूडेंट गेट रैंक्स, some clear both group but not rank, some clear one group, some get exemptions and some are not able to clear the exam. Okay, ऐसे ही रिजल्ट आता है। रिसोर्सेज इक्वल होने के बाद रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आता है। वाई? बिकॉज दे हैव नॉट यूटिलाइज्ड देयर अवेलेबल रिसोर्सेज प्रॉपरली। उन्होंने अपना जो रिसोर्सेज था उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं किया। ओके, सो यू हैव टू मैनेज योर परफॉर्मेंस। रिसोर्सेज सबके पास होते हैं, इक्वल रिसोर्सेज है, स्टिल रिजल्ट अलग अलग आती है। ठीक है, नॉलेज एंड स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एवरीबॉडी हैज़ नॉलेज। अगर कोई सीए कर रहा है, इफ़ समवन इज डूइंग सीए में फाइनल में है, तो ऑब्वियसली उसके पास उतना पोटेंशियल है ना, तभी वो इंटर क्लियर करके आया है। तब भी फाइनल्स में रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। वाई? बिकॉज आप लोगों ने अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टडी मेट रिसोर्सेज, टाइम इज ऑल्सो ए रिसोर्सेज। आपने अपना टाइम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया। ओके, मैनेजमेंट नहीं किया प्रॉपरली, पढ़ते गए विदाउट एनी प्लानिंग। ओके, सो इसको एक्चुअली बोलते हैं फ्रेंड्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर स्टडी प्लान। आपको कैसे करके क्लियर करना है, कैसे रैंक लानी है, सब चीज़ स्ट्रैटेजी करनी पड़ती है। लाइक अभी आपने ये चैप्टर पकड़ा, ऐसे नहीं लाइन बाय लाइन पढ़ते गए, स्ट्रैटेजी बनाओ ना कैसे पढ़नी। जैसे मैंने बताया, हम हर एक टॉपिक को एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, यू हैव टू मेक ए स्ट्रैटेजी फर्स्ट। ओके, दिस इज नोन एज स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, ये तो हो गया रियल लाइफ एग्जाम्पल। अभी कॉर्पोरेशन में क्या होता है, रिसोर्सेज क्या है, एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, एंड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है, उसका जो गोल है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्प्लॉय पे। दे आर द रिसोर्सेज। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ का नॉलेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, तभी तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। ओके, सो उनको कैसे करके मैनेज करेंगे, उनको कैसे मोटिवेट करके रखेंगे, सो दैट दे विल परफॉर्म देयर बेस्ट फॉर आवर कंपनी। दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक बेसिक आइडिया मिला कि एक्चुअली में ये है क्या। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो आना चाहिए व्हाई एंड व्हाट। व्हाट क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए कि व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, पहले वो तो बताओ। क्लियर है, समझ आया? अभी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अपने बारे में नहीं पढ़ेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। एक कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है गाइस, वो कब अचीव होगा, जब एम्प्लॉय उसे अपना ऑब्जेक्टिव मानेंगे। ओके, देखो आप लोग काम करने जाओगे कल कोई कंपनी में। मैं अभी जा रही हूँ एक कंपनी में काम करने, क्या मैं कंपनी के लिए जा रही हूँ? नहीं जा रही हूँ। मैं अपनी रोजी रोटी के लिए जा रही हूँ कि मेरा फैमिली कैसे चलेगा, मेरा इनकम होगा, तो मेरा लाइवलीहुड मेरे इनकम पे डिपेंड करता है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरे इनकम पे डिपेंड करता है। ओके, सो ऑल द एम्प्लॉयज गोज टू द कंपनी फॉर देमसेल्व्स, ओके, एंड नॉट फॉर द कंपनीज गोल। सो कंपनी को क्या करना है, कंपनी का मालिक अकेला बैठा है, वो सोच रहा है मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे ये करना है, तो उसके अपने ही गोल्स हैं। लेकिन जब एम्प्लॉयज़ ये मान ले कि अपना जो मालिक है वो सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव नहीं, अपना भी ऑब्जेक्टिव है, तब कंपनी के एक मालिक नहीं रहेगा फ्रेंड्स, 1000 करोड़ों मालिक बन जाएंगे। जितने एम्प्लॉयज़ हैं हर एक कंपनी के मालिक बन जाएंगे, एंड कंपनी का ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल होगा। समझ रहे हो मेरा बात, मैं क्या बोलना चाहती हूँ? ओके, सो एमडी को क्या करना है, जो कंपनी का ओनर है उसको एम्प्लॉयज़ को उस लेवल पे लाना है कि वो लोग अपना ऑब्जेक्टिव को ही कंपनी का ऑब्जेक्टिव माने, कंपनी का ऑब्जेक्टिव को ही अपना ऑब्जेक्टिव माने।
समझ रहे हो? बिकॉज द सक्सेस ऑफ ए कंपनी अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द एम्प्लॉयज कमिटमेंट, कॉम्पिटेंस एंड क्लैरिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, है ना। एम्प्लॉयज के कॉम्पिटेंस एंड क्लैरिटी पे तो डिपेंड करता है ना ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। इसीलिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टेक्निक क्या बोलता है, दिस इज एन इंटीग्रेटेड एक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय टू डिस्कस द डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, डेवलपमेंट गोल क्या करेंगे, फ्यूचर का गोल जो सेट करेंगे वो सिर्फ ओनर अकेला सेट नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप एम्प्लॉयज को भी उसमें इन्वॉल्व करो। आप एम्प्लॉय को पूछो कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, हम लोग ऐसा करेंगे तो उससे हम लोग आगे चले जाएंगे। एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करवाओ कि वो लोग बोले कि सर हम लोग ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे। कोई बोलेगा मेरे पास ये स्किल है, हम लोग ये कर सकते हैं। ओके, उससे क्या होगा, उनको लगेगा कि हमारा जो ओनर है हमको इम्पोर्टेंस दे रहा है, वी आर समथिंग टू आवर ओनर, वी आर नॉट जस्ट द एम्प्लॉय। वो हमें अपने डिसीजन के लिए पूछ सकता है। एम्प्लॉय का माइंडसेट क्या होगा, ओनर खुद भी तो डिसीजन ले सकता था और हमें ऑर्डर दे सकता था कि आप ये करो, लेकिन डंडे मार के काम कराने से नहीं होता है बेटा। ठीक है, जब एक इंसान खुद से करता है ना कि नहीं हम ये करेंगे, ठीक है, ऐसे होता है ना कि जब घर पे भी पूछते हैं, पापा बोलेंगे कि बेटा ये करो, तो बोलोगे ठीक है पापा ने बोला है करेंगे, लेकिन जब पूछेंगे कि बेटा ये हम लोग करेंगे क्या, तो क्या बोलोगे नहीं पापा हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। एक खुद का इंटरेस्ट आता है ना, ह्यूमन नेचर है। जब हमारा कोई सुपीरियर, ठीक है, जो कि कंपनी का मालिक है, जो कि कुछ भी कर सकता है, आज हमको कंपनी से निकाल भी सकता है, वो अगर आके हमको पूछे कि हम लोग ये कर सकते हैं क्या, हम लोग ये करने से कैसे होगा, तब एक मोटिवेशन आता है एम्प्लॉयज़ के बीच में कि हाँ हम लोग को ऐसे करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द बेसिक एंड वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कि जो ओनर है वो क्या करेगा, सारे एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलेगा। इंटीग्रेटेड वे में वो लोग क्या करेंगे, कंपनीज का गोल सेट करेंगे, डिसीजन सेट करेंगे एंड देन उस पर वो लोग वर्क करेंगे। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। जो एक की कॉन्सेप्ट है ना वही है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये चीज़ होता है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना इज द वे। एक बार बुक पढ़ो, देखो क्या लिखा है। Performance management is a continuous process of identifying, measuring, and developing performance in organizations by linking each individual performance and objective to the organization's overall mission and goals. Let's consider each of definition, two main component, continuous process and link to mission and goals. कंटिन्यूस प्रोसेस इसलिए है बिकॉज ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने एम्प्लॉयज़ को एक दिन इंपॉर्टेंस दिया, नेक्स्ट डे पूछा ही नहीं काम होने के बाद, है ना, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑलवेज ए कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक आप करते रहोगे तब तक डेवलपमेंट है। ओके, एंड लिंक मिशन टू गोल्स का मतलब क्या है, it requires managers to ensure that employees' activities and outputs are congruent with the organization's goals and consequently help the organizations gain a competitive business advantage. Performance management therefore create a direct link between employee performance and organization's goals and make the employees' contribution to the organization's explicit. I know इसके जो वर्डिंग्स है थोड़ा सा हार्ड है। ओके, ये जो दो पॉइंट है इसको आपको एज इट इज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो समझा आप अपने वर्ड से की वर्ड्स बना के लिख लो, लेकिन ये जो इंट्रोडक्शन है ना बेटा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, ये डेफिनेशन है। ओके, सो यू विल हैव टू बाय हार्ट इट। इसको आप लोग याद करना पड़ेगा। कंटिन्यूस प्रोसेस इज ए की वर्ड, आपको हमेशा ये चैप्टर में देखने को मिलेगा। कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड डेवलपिंग परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन बाय लिंकिंग ईच इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स to the organization's overall mission and goals. ओके, तो ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट समझ में आया। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, आपको एम्प्लॉय को मोटिवेट करनी है। ओके, तो एम्प्लॉय के वर्क को प्रेस करना इज द परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनके परफॉर्मेंस को प्रेस करना। अब प्रेस कैसे करोगे, आप लोग उसको रिवॉर्ड दे सकते हो, और एम्प्लॉय को एज ए रिवॉर्ड क्या चाहिए होता है, इधर यू विल गिव देम सैलरी हाइक। ओके, सैलरी हाइक दे सकते हो, बोनस दे सकते हो, या फिर उनका प्रमोशन करवा सकते हो। ओके, तो उनको हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए, तभी तो वो अपना, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाएंगे, अपना घर चलाएंगे, ग्रोथ होगा। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके चलना, जो कि डिपेंड करता है एम्प्लॉय के पोटेंशियलिटी पे, उनका कमिटमेंट पे, उनके टास्क पे, उनके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो आप अपना भी ऑब्जेक्टिव अचीव करो, साथों साथ एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करो, तो दोनों को लिंक करो। और उसको करने के लिए आपको उनको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे। ओके, दिस इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनके परफॉर्मेंस को प्रेस करना।
लेकिन किस बेसिस पे करेंगे, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे करेंगे। बेसिकली क्या होता है, ये ईयरली 2 टाइम्स होता है। ओके, ईयरली 2 टाइम्स क्या करते हैं, अपने जो एम्प्लॉयर होते हैं वो एक सेल्फ अप्रेजल फॉर्म देते हैं और सबको ही अपना अपना खुद का परफॉर्मेंस लिखो कि आपने क्या क्या किया है ड्यूरिंग 6 मंथ। बेसिकली ईयरली 2 टाइम्स होता है। ओके, 6 इन ईच 6 मंथ। तो 6 मंथ में एक बार आपको लिख के देना होता है कि आपने क्या क्या किया। देन दे रिव्यू दैट स्टेटमेंट। वो लोग रिव्यू करते हैं, आपके परफॉर्मेंस देखते हैं, चेक करेंगे ना कि आपने जो लिखा है वो किया है या नहीं, कितने अच्छे से किया है, रेटिंग देंगे आपको परफॉर्मेंस का। ओके, उस अकॉर्डिंग आपका रिवॉर्ड सेट होता है। एक सिस्टम है कि आपने कितना काम किया है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, तो आपका रिवॉर्ड सेट होता है। दिस इज बेसिकली नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। आपके परफॉर्मेंस को प्रेज की जाती है। क्लियर है, समझ में आया परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी पढ़ने के लिए, तो यू कैन स्किप इट। पढ़ना है तो रीड कर लो बट मत पढ़ो। ओके, इसके बाद देखो दिया है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड अप्रेजल के बीच में डिफरेंस। ओके, जो कि आपको नेक्स्ट पेज में एकदम टेबुलर फॉर्म में दिया है। स्टिल इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, मैनेजिंग एंड डेवलपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ वेल एम्प्लॉइज परफॉर्म एंड देन टू अल्टीमेटली इम्प्रूव दैट परफॉर्मेंस लेवल। ओके, आप ये लाइन लिख सकते हो, बहुत ईजी भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है। ओके, एम्प्लॉइज कैसे काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली कैसे इम्प्रूव करना है उनके परफॉर्मेंस को, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, व्हेन यूज्ड करेक्टली, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड मेजरमेंट ऑफ वर्कर परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन ऑफ दैट असेसमेंट टू द इंडिविजुअल दैट वी यूज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर टाइम। ओके, जरूरत नहीं है एक दो लाइन एक एक पैराग्राफ से उठाओ, बहुत है। परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे आपको बता रहा है परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में। ओके, इज द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अप्रेजल आर रिव्यूज ऑफ एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस ओवर टाइम। So appraisal is just one piece of performance management. Okay, the term performance management and performance appraisal are sometimes used synonymously, but they are different. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देखो, ये जो है ना फ्रेंड्स, इसको स्टार मार्क करो, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या देगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर यूज्ड सिनोनिमसली बट दे आर डिफरेंट। इसको एक्सप्लेन करो। तो एट दैट टाइम आपका आंसर कैसे होना चाहिए कि येस, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल आर यूज समटाइम सिनोनिमसली बट देयर आर ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। फिर आपको लिखना है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है, उसका मीनिंग क्या है, एक दो एग्जांपल दे दो। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, उसका मीनिंग दे दो, एंड इन दिस वे दे आर डिफरेंट, एंड देन उसका डिफरेंट दे दो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो कि टेबुलर फॉर्म में आपको दिख रहा है। क्लियर है, देखो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए comprehensive, continuous and flexible approach to the management of the organization, team and individual which involves the maximum amount of dialogue between these concerned. Performance appraisal is more limited approach which involves manager making top-down assessment. This is the keyword. Okay. This is the keyword. Okay. And rating the performance of their subordinates at an annual performance appraisal meeting. क्या करते हैं गाइस, रेट करते हैं। सो बेसिकली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, एम्प्लॉयज़ के वर्क्स को कैसे इम्प्रूव करना है, दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है और एम्प्लॉय ने कैसे काम किया उसको रेटिंग करना एंड उस बेसिस पे उनको रिवॉर्ड देना टू मोटिवेट देम, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्लियर है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है दोनों का। अगर आपने पूरा वीडियो सुना है, नो डाउट थोड़ा सा मतलब देखो, मैं एकदम बुक से बोलूँगी तो बोर लगेगा, इसीलिए मैं स्टोरीज बना के बता रही हूँ, सो दैट दिमाग में रहेगा चीज़, और दिमाग में रहेगा तो यू एबल टू राइट इन द एग्जाम। ओके, देन देखो डिफरेंस है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का डायरेक्ट पूछता है। ओके, 11 पॉइंट कुछ होगा इसमें से, 8-9 पॉइंट्स। ओके, देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये तो डेफिनेशन से उठा लिया, जॉइंट प्रोसेस थ्रू डायलॉग एंड टॉप डाउन असेसमेंट। यहाँ पे जो दिया था, यहाँ पे दिया था शायद डायलॉग, जॉइंट डायलॉग बिटवीन, ऐसा कुछ दिया था, उसको उठा लिया। देखो मैं बता रही हूँ डिफरेंस कैसे लिखना है आपको। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है गाइज, वो कौन करेगा, पहले चीज़ों को समझो, कौन करेगा। आप लोग अपना सेल्फ अप्रेजल लिख के दे रहे हो, उसको वो लोग रिव्यू करेंगे
एम्प्लॉयज़ का जो वर्क होता है वो बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट करते हैं। ओके, वो लोग रेटिंग देंगे एंड वो लोग उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड सेट करते हैं। सो वो करेगा एचआर डिपार्टमेंट। लेकिन मैनेजमेंट कौन करेगा? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कौन करेगा? मैनेजर्स करेंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दैट अप्रेजल इज टू बी डन बाय एचआर डिपार्टमेंट, लेकिन जो मैनेजमेंट है दैट इज टू बी डन बाय द मैनेजर। ओके, ये कौन करेगा? एचआर डिपार्टमेंट करेंगे। ये कौन करेगा? मैनेजर्स करेगा। ठीक है, फिर क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है पेपर वर्क है, आपको पेपर मिल रहा है, आप लोग उसमें अप्रेजल अपना खुद लिख के दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम लोग पेपर वर्क में थोड़ी करेंगे। ये तो एक बहुत स्ट्रेटेजाइज होगा, कैसे करके मैनेज करें, होल कंपनी को कैसे लेके चलना है। ओके, सो उसका एक डिफरेंस दिया है, इट इज ए कम्प्लेक्स पेपर वर्क बट डॉक्यूमेंटेशन कीप टू ए मिनिमम इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, अगर डॉक्यूमेंट का बात आए तो लिख पाओगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे थोड़ा सा पेपर वर्क होता है लेकिन मैनेजमेंट पे नहीं होता। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है गाइस, वो मतलब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल दैट मे बी डिफर। ओके, आपका परफॉर्मेंस अलग है, दूसरे का परफॉर्मेंस अलग है, तीसरे का अलग है, सबका अलग अलग होगा परफॉर्मेंस। लेकिन जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो हमेशा क्या सिंगल रहेगा ना, ये कंपनी इज गुड, बैड और बेस्ट। कंपनी का तो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ऑलवेज होलिस्टिक, लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। आई डोंट नो इसमें दिया है या नहीं, आई थिंक, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था ये चीज़ कहीं। ओके, ये डिफरेंस यहाँ पे नहीं है बट कहीं पे पढ़ी थी मैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज होलिस्टिक बट परफॉर्मेंस अप्रेजल आर इंडिविजुअल। ओके, फिर देखो इसमें क्या दिया है, बता देती हूँ। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए फ्लेक्सिबल प्रोसेस। ओके, हाँ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑफकोर्स फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा। अगर इतने बड़ी कंपनी को आपको मैनेज करना है तो यू विल हैव टू डू, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। लेकिन ये मोनोलिथिक सिस्टम है क्या? परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमेटिक अप्रोच है एक्चुअली, मतलब एक सिस्टम है, आपने इतना परफॉर्म किया आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा, ऐसा किया ऐसा होगा, मतलब आपके लेवल ऑफ परफॉर्मेंस में कैसे रिवॉर्ड मिलेगा ना, वो ऑलरेडी सिस्टमेटिक है वो। ओके, तो इसीलिए सिस्टमेटिक लिखा गया, उसमें चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड है वो। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल पे रेटिंग यूज करते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। मैनेजमेंट में वैसा कुछ रेटिंग नहीं है, अप्रेजल पे ओनली वो रेटिंग है। एनुअल अप्रेजल मीटिंग, हाँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल में एनुअली होता है, एक्चुअली एनुअली 2 टाइम्स होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, कहीं कहीं पे एनुअली भी होता है। बट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे साल में 2 बार मैनेजमेंट करके क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर आप मैनेज करने चले, पता चला साल भर तो ऐसे ही निकल गया। सो इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, बट जो अप्रेजल है वो ईयरली 2 टाइम्स है, एंड में एक बार होता है। ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए टॉप डाउन असेसमेंट, हाँ, जो टॉप से लेके डाउन तक सबका असेसमेंट होगा, मैनेजर से लेके वर्कर तक। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है? जॉइंट प्रोसेस थ्रू डायलॉग, ये जॉइंट प्रोसेस है एम्प्लॉयज़ का प्लस सुपरवाइजर का। ओके, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये बहुत टाइम 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बेसिकली एसपीएम का 10 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है। बिलीव नहीं करोगे, एक टर्म में क्वेश्चन दिया था, ये फर्स्ट वाला लाइक सिनोनिमसली यूज होता है बट दे आर डिफरेंट, उसको एक्सप्लेन करो। एंड सेकंड क्वेश्चन दिया था कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मतलब अगर बुक का कोई फर्स्ट 3 पेज पढ़ के जाता है तो एग्जाम में 20 मार्क्स को अटेंड करके आ रहा है। मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन कहीं से भी आता है, बिकॉज एसपीएम का जो सिलेबस है वो बहुत कम है एंड 50 मार्क्स है। सो मेरे हिसाब से तो 15 दिन बैठ के पहले एसपीएम पढ़ लेना चाहिए। अगर जो न्यूली फाइनल में है आए एंटर किए हैं उनको पहले एसपीएम 50 मार्क्स खत्म कर लेना चाहिए एंड 4 to 5 टाइम्स उसका रिवीजन ले लेना चाहिए, बिकॉज बहुत स्कोरिंग पेपर है ये। ओके, इसके बाद देखो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे साइकिल दिया है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। जब भी एग्जाम में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्वेश्चन आए, दैट इज व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अगर व्हाट क्वेश्चन आए देन प्लीज डू दिस साइकिल। ओके, आप लोग जितना डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे ना, बिलीव मी, एक तो आपका पेपर भी ऑर्गेनाइज दिखता है, प्रोफेशनल लगता है एंड मार्क फिचिंग होता है। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है, द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का साइकिल दिया है, इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया है। दैट इज प्लान, एक्ट, मॉनिटर एंड रिव्यू। यू कैन रिमेंबर इट एज PRAM। ओके, PRAM, प्लान, एक्ट, मॉनिटर, रिव्यू। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करने के लिए वी हैव टू डू ए प्रॉपर प्लान। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन जो ओनर है उसको क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को पहले एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, देन उसके ऊपर एक्शन लेने पड़ेंगे, देन कंटिन्यूस प्रोसेस है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो थ्रू आउट द ईयर उनको मॉनिटर करना पड़ेगा एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वो लोग रिव्यू करेंगे कि उनका जो प्लान था कितना दूर सक्सेस हुआ।
क्लियर है, क्लियर हुआ। इसके बाद देखो कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? यहाँ पे लगभग 6 कंपोनेंट्स दी गई हैं आई थिंक। फर्स्ट वन इज द प्लानिंग। ओके, हर एक चीज़ का प्लानिंग जरूरी है। इसमें प्लानिंग का मतलब क्या है मैं बताती हूँ, आप लोग खुद से रीड करना। प्लानिंग का यहाँ पे मतलब बता रहा है इट इज़ ए जॉइंटली टारगेट सेट करेंगे कौन? एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसको बोला गया है अप्रेजर, जो कि प्रेस करेगा, एंड एम्प्लॉई, ओके, जो कि रिव्यूअर है जिसका रिव्यू होगा, और अप्रेजी। ओके, ये दोनों मिलके क्या करेंगे? कंपनी का टारगेट सेट करेंगे, जॉइंटली मिलके टारगेट को सेट करेंगे। ओके, यहाँ पे एम्प्लॉय को इन्वॉल्व क्यों की जाती है? सो दैट उनको एक मोटिवेशन आता है कि हम पे इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जो कि मैं पहले से बोली हूँ। सो दिस इज़ द प्लानिंग कि हम लोग एम्प्लॉय को भी इन्वॉल्व करेंगे एंड मिल के जॉइंटली हम लोग डिसीजन लेंगे। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय को की परफॉर्मेंस एरिया कौन कौन सा है वो सुपरवाइज करेगा, जो अप्रेजर है वो सुपरवाइज करेगा। ठीक है, सबको अपनी की परफॉर्मेंस एरिया बता दी जाएगी, आपको ये एरिया में परफॉर्मेंस करना है। ओके, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट को कितना सेल्स हुआ है वो देखना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना देखना है। मतलब अगर हमारा टारगेट है 1 करोड़ सेल का, देन उस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हुआ है या नहीं, उस अकॉर्डिंग सेल हुआ है या नहीं, सारे एम्प्लॉय को अपने अपने की परफॉर्मेंस एरिया डेलीगेट कर दी जाएगी। आपको ये करना है, आपको वो करना है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली परफॉर्मेंस प्लानिंग। इसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए आप लोग कैसे प्लानिंग कर रहे हो, दैट इज परफॉर्मेंस प्लानिंग बेसिकली। ओके, देखो परफॉर्मेंस प्लानिंग इज द फर्स्ट क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ एनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस विच फॉर्म्स द बेसिक परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, हमको भी पता है प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरीथिंग। परफॉर्मेंस प्लानिंग इज जॉइंटली डन बाय द अप्रेजर एंड द रिव्यूअर इन द बिगिनिंग ऑफ ए परफॉर्मेंस सेशन। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स? जॉइंटली काम करते हैं, अप्रेजर एंड द रिव्यूअर इन द बिगिनिंग ऑफ ए परफॉर्मेंस सेशन। ठीक है, अभी अगर हम 6 मंथ का टारगेट सेट करें या फिर 1 साल का टारगेट सेट कर रहे हैं, देन बिगिनिंग ऑफ द 6 मंथ और बिगिनिंग ऑफ द 1 ईयर। ओके, बिगिनिंग में ही टारगेट सेट करेंगे ना, तभी तो ड्यूरिंग दैट पीरियड हम लोग उसको अचीव करेंगे। During this period, the employees decide upon the target and the key performance area which can be performed over a year within the performance budget. हम लोग के परफॉर्मेंस बजट के अंदर कौन कौन सा की परफॉर्मेंस एरिया है वो सब डिसाइड होगा, which is finalized after a mutual agreement between the reporting officer and the employee. ओके, ये बेसिकली एकदम से जॉइंट एग्रीमेंट है बिटवीन द सुपरवाइजर एंड द एम्प्लॉई जो उसको अप्रेस करने वाला है अपने काम के लिए। तो पहले वो लोग टारगेट दे देते हैं, दोनों मिलकर टारगेट सेट करते हैं, देन की परफॉर्मेंस एरिया देखते हैं, अपने परफॉर्मेंस बजट के अंदर क्या क्या काम हो सकता है वो सारी चीज़ें वो लोग एग्रीमेंट करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, जितने पीरियड के लिए वो टारगेट बनाई जा रही है। ओके, इसके बाद बुक में आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, आप लोग उसको रीड कर लेना। वैसे एग्जाम में ये एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत नहीं है, एकदम पेज वर्क का एग्जाम्पल दिया है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ज़रूरत नहीं है लिखने का। ओके, द सेकेंड पॉइंट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग। वही चीज़ फिर से है, आपको क्या करना पड़ेगा? जो सुपरवाइजर है उसको अप्रेस करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ जो अपने काम किए हैं उनके बेसिस पे उनको रिवॉर्ड्स देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस अप्रेस करते जाए, वो क्या करेगा? रिव्यू करेगा। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, वही यहाँ पे काम आने वाला है। आपको एक सेल्फ अप्रेजल फॉर्म दी जाती है, आपको वो फॉर्म भरनी है, अपना परफॉर्मेंस बताना है, देन HR डिपार्टमेंट उसको कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे। ओके, आपका काम को पूरा एनालाइज करेंगे, उसके बेसिस पे आपको रेटिंग्स देंगे एंड देन रिवॉर्ड्स देंगे। और अगर आपके परफॉर्मेंस में कुछ उनको डेफिशिएंसी दिखा, इन परफॉर्मेंस दिखा, लूप होल्स दिखा, ओके, उसके लिए वो लोग क्या करेंगे? प्रॉपर सोल्यूशन निकालेंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तरीका बताएंगे, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़। ओके, वो लोग सारे डिसाइड करेंगे कि आपका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली यही आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यूइंग, उसको रिव्यू करेंगे वो लोग। फाइनल जो रेटिंग होता है वो सुपरवाइजर अप्रूव करता है। आप अपना रेटिंग देने के बाद देन वो लोग फाइंड आउट करते हैं जो भी डेफिशिएंसी लूपहोल्स होगा एंड देन वो लोग उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेंगे। फाइन, एक बार देख लो ओवरऑल द अप्रेजल आर नॉर्मली परफॉर्म्ड ट्वाइस इन अ ईयर। मैंने कहा था ना 2 बार बेसिकली होता है अप्रेजल, ट्वाइस इन अ ईयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ मिड रिव्यूज एंड एनुअल रिव्यू। 6 मंथ में एक बार होता है, एक बार एनुअल में होता है, व्हिच इज हेल्ड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इन दिस प्रोसेस द अप्रेजी मतलब एम्प्लॉई फर्स्ट ऑफर्स द सेल्फ फील्ड ऑफ रेटिंग इन द सेल्फ अप्रेजल फॉर्म। मैंने कहा ना आपको एक सेल्फ अप्रेजल फॉर्म मिलता है गाइस, और सेल्फ अप्रेजल फॉर्म में आप पहले अपना सेल्फ रेटिंग दो, खुद को रेटिंग दो,
एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हर अचीवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन क्वान्टिफाइबल टर्म्स। क्वांटिटी के हिसाब से होता है या ऑलवेज सेल्फ अप्रेजल, अप्रेजल जो होता है वो हमेशा क्वांटिटेटिव होता है। ओके, आपने कितना काम किया, टारगेट किया था, आपने कितना अचीव किया, वो सारी चीज़ें आपको खुद से रेटिंग देके फिलअप करनी है। ठीक है, आफ्टर द सेल्फ अप्रेजल द फाइनल रेटिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द अप्रेजर फॉर द क्वांटिफाइबल एंड मेजरेबल अचीवमेंट ऑफ द एम्प्लॉय बीइंग अप्रेज्ड। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिव्यू सीक एन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ द एम्प्लॉयज एंड द अप्रेजर फॉर एनालाइजिंग द कॉजेस ऑफ लूपहोल्स इन द परफॉर्मेंस एंड हाउ इट कैन बी ओवरकम। ओके, आपके परफॉर्मेंस में अगर कुछ लूपहोल्स या डेफिशिएंसी है तो वो लोग देखेंगे एंड देन बताएंगे हाउ इट कैन बी ओवरकम। ओके, क्लियर है, समझ में आया, इजी है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, फीडबैक ऑन द परफॉर्मेंस फॉलोड बाय पर्सन काउंसलिंग एंड परफॉर्मेंस फैसिलिटेशन। आप लोग इसको सिंपली फीडबैक भी लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट। ओके, अभी फीडबैक क्या है, फीडबैक क्या होगा, आप लोगों ने काम किया, ओके, आपके काम के ऊपर अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, जो सुपरवाइजर है वो आपको फीडबैक देंगे। ओके, लाइक एम्प्लॉय का एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो दे रहा है या नहीं। अभी हम किसी को अपॉइंट करते हैं तो उससे एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप इतना करके दोगे, तो आप उतना करके दे रहे हो या नहीं, वो लोग आपको फीडबैक देंगे। ओके, एकदम प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे एंड आपका शॉर्टकमिंग्स आपको बताएंगे। ओके, एक बहुत जेन्युइन वे में होता है, आपका शॉर्टकमिंग्स बताएंगे एंड देन आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट बताएंगे। ओके, along with its training needs are also identified for a development। लाइक क्या होता है ना, आपने अपना सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भर के दे दिया, आपको उस अकॉर्डिंग रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपने जब सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भर के दिया, अपना रेटिंग खुद से दिया, अगर आप लोगों ने एक्सपेक्टेड लेवल फुलफिल नहीं किया है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपेक्टेशन रहता है, ठीक है, और आप कितना भी अच्छा करो उनका एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, आपको एक हाई टारगेट वो लोग दे ही देते हैं, ठीक है। तो जब उनका एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि आप कितना भी अच्छा करो वो 99% तक ही जाएगा, 100 कभी नहीं जाएगा, तो आपका एरियाज ऑफ लूपहोल्स क्या है, ठीक है, आपको कौन से एरिया में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, वो लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, बहुत एक जेन्युइन वे में, ऐसा नहीं किसी को डाउन शो करना है, बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग करेंगे, आपके शॉर्टकमिंग्स आपको बताएंगे, ठीक है, आपका एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपको आपका जो ऑर्गेनाइजर है, जो सुपरवाइजर है, वो आपको आपके एरियाज ऑफ डेवलपमेंट बताएगा, ठीक है, कौन से एरिया में आपको डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आप लोग को प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देगा, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन अगर नहीं है तो कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट करवाएगा, कुछ वर्क टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है तो टेक्नोलॉजी का आपको ट्रेनिंग देगा, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ देगा, आपके डेवलपमेंट के लिए आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द फीडबैक, आपको जेन्युइन फीडबैक देगा वो, ठीक है। Feedback and counseling is given a lot of importance in the performance management process. This is the stage in which the employee acquire awareness from the appraiser about the areas of improvement and also information on whether the employee is contributing to the expected level of performance or not. ओके, ये लाइन आप लोग मिस नहीं कर सकते। दिस इज द स्टेज इन विच द एम्प्लॉय एक्वायर अवेयरनेस फ्रॉम द अप्रेजर अबाउट द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड ऑल्सो इन्फॉर्मेशन ऑन whether the employee is contributing the expected level of performance or not. Okay, the employee receives an open and a very transparent feedback, and along with this the training and development needs of the employee is also identified. उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड क्या है वो भी आइडेंटिफाई की जाती है एंड बहुत ओपन एंड ट्रांसपेरेंट फीडबैक मिलता है, कि बहुत जेन्युइन काउंसलिंग होता है। The appraiser adopts all the possible steps to ensure that the employee meets the expected outcome for an organization through effective personal counseling and guidance, mentoring and representing the employee in training program who is develop the competency and improve the overall productivity. So that क्या होगा, employees का competency improve होगा and overall productivity of the organization. Clear है, समझ में आया, लिख पाओगे एग्जाम में, 2-3 बार रीड करोगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया। ओके, द नेक्स्ट वन इज रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस। ओके, ऑफ कोर्स यहाँ पे टाइम आया, जो आपका अप्रेजल हुआ है, आपने सेल्फ अप्रेजल फॉर्म पहले फिलअप करके दिया, वो लोग ने उसे रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद क्या हुआ, आपको फीडबैक मिला, अगर कुछ लूपहोल्स था आपके अप्रेजल में, वो लोग उसको रिव्यू किए प्रॉपरली, देन आपको प्रॉपर फीडबैक दिए, आपको एरियाज ऑफ डेवलपमेंट बताए, ट्रेनिंग फैसिलिटी भी देने के लिए बोले, ठीक है। नाउ ये तो बैड वर्क के लिए आपको बोल दिया गया कि हाँ आपको डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन आपने जो गुड वर्क किया है उसके लिए आपको अप्रेजल रिवॉर्ड्स मिलनी चाहिए, क्योंकि रिवॉर्ड्स मिलेगा तभी तो आप लोग मोटिवेट होगे,
है ना। तो इसीलिए नाउ द स्टेप इज रिवार्डिंग द एम्प्लॉय। आप लोगों ने जो अच्छा काम किया है उसको रिकॉग्नाइज की जाती है फॉर योर गुड परफॉर्मेंस, उनको आपको अप्रिशिएट की जाती है, एंड दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय का मोरल इंक्रीज करना ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ठीक है। देखो, दिस इज ए वेरी वाइटल कंपोनेंट एज इट विल डिटरमाइन द वर्क मोटिवेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय को क्या करना है फ्रेंड, मोटिवेशन करना है। ड्यूरिंग दिस स्टेज एन एम्प्लॉय इज पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस, दिस इज द कीवर्ड, आप लोग यूज कर सकते हो इसको। publicly recognized for its good performance and is rewarded. This state is very sensitive for an employee as this may have a direct influence on the self-esteem and achievement orientation. Any contribution duly recognized by an organization helps an employee in coping up with the failure successfully एंड सेटिस्फाइज द नीड्स फॉर द अफेक्शन। अगर उसका कुछ फेलवेयर हुआ है तो उसको कोप अप कर सकता है कि हाँ ठीक है, मैं मेरे जो लूपहोल्स है मैं उसको फुलफिल करूँगा। अगर आप गुड वर्क के लिए किसी को रिवॉर्ड दोगे तभी वो अपना लूपहोल्स को एक्सेप्ट करता है। ओनली बैड 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 बोलने से किसी को भी डिमोटिवेशन आ सकता है, ओके। सो उसको पब्लिकली रिकॉग्नाइज की जाती है एंड रिवॉर्ड की जाती है, ठीक है। कीवर्ड समझ में आया। देन परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान्स। अभी आपको क्या करना है, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए फिर प्लान्स बनाने पड़ेंगे। देखो, ये तो हो गया, आपको एक टारगेट दी गई, आपने उसको फुलफिल किया, देन आपने सेल्फ अप्रेजल फॉर्म भरा, उसको रिव्यू किया गया, आपको फीडबैक दी गई, गुड वर्क के लिए आपको रिवॉर्ड दिया गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आपको फिर नेक्स्ट टारगेट दी जाएंगी। लाइक आप लोगों ने इंटर पास किया, इंटर पास करने के बाद आपको फाइनल्स के टारगेट आ जाते हैं। फाउंडेशन किया तो इंटर का टारगेट आ गया, इंटर किया तो फाइनल्स का टारगेट आ गया, फाइनल क्वालिफाई करोगे तो कंपनी में प्लेसमेंट का टारगेट आ जाएगा, इतना इतना मेरा क्राइटेरिया होना चाहिए। फिर वहाँ जाओगे तो प्रमोशन के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया आ जाएंगे। तो हमेशा एक हाई टारगेट सेट हो जाता है, ओके। सो दिस इज द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। आपको नेक्स्ट स्टेप का टारगेट दे दिया जाएगा, नेक्स्ट प्लान दे दी जाएगी, ओके। In this stage, fresh set of goals are established for an employee and new deadline is provided for accomplishing those objectives. Okay, ये लाइन लिख सकते हो। Fresh set of goals established for an employee and new deadline is provided for accomplishing those objectives. आपको फिर new deadline दी जाती है, new work दी जाती है। The employee is clearly communicated about the areas in which the employee is expected to improve and a stipulated deadline is also assigned with such the employees must show this improvement. This plan is jointly developed by appraisal and the appraiser and is mutually approved. हर चीज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जब हम लेके चल रहे हैं तो अप्रेजल एंड रिव्यूअर दोनों ही साथ में लेके चलेंगे। कुछ भी काम होगा हम लोग अकेले नहीं कर सकते, एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है और वही उसका ऑब्जेक्टिव भी है कि एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करवाना है सारी चीज़ में, ओके। एंड द लास्ट वन इज पोटेंशियल अप्रेजल। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। पोटेंशियल अप्रेजल क्या होता है ना, आपकी पोटेंशियलिटी को अप्रेज करना। लाइक इफ समवन गॉट फेल इन द एग्जाम, ओके, आपने सीएमए फाइनल एग्जाम में कोई फेल हो गया। नाउ टीचर के पास आएगा, बोलेगा सर मेरा क्लियर नहीं हुआ, एंड सर बोलेंगे कि तेरा गलती है, तूने नहीं पढ़ा, तेरे पोटेंशियल नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि फेल होने में सिर्फ तुम्हारा ही गलती है, देन वो और डिमोटिवेट हो जाएगा, दैट मेरे में ही कमी है, आई हैव द डेफिशिएंसी, मैं नहीं कर पाऊंगा, ओके। एक इंसान डिमोटिवेट हो जाएगा, उससे ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा क्या? नहीं होगा ना, कभी भी नहीं होगा। सो हमको सबको साथ लेके चलना है। सो जस्ट चेंज द वे ऑफ टॉकिंग इट। हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि आप में वो पोटेंशियल है, आपका इनहेरेंट क्वालिटी को जज करना समवन का कि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो क्वालिटीज़ है, बट यू आर डूइंग इट इन दिस वे, डू इट इन दैट वे, ओके, डोंट डू इट इन दिस वे। आप ऐसे ना करके ये चीज़ को उस तरीके से करो, आप जो स्टडी का प्लान कर रहे हो ऐसे ना करके उस तरीके से करो, सो दैट आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ओके। दिस इज पोटेंशियल अप्रेजल। किसी का इनहेरेंट क्वालिटी को एनालाइज करना एंड उसके लिए उसको मोटिवेट करना, ओके। एक फिर न्यू टारगेट दे दो कि ये अटेम्प्ट में नहीं हुआ, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लो, इतना टाइम है, इस तरीके से आप करो, आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप कर लोगे। दिस इज एग्जैक्टली द पोटेंशियल अप्रेजल, ओके। क्या लिखा है देखो, पोटेंशियल अप्रेजल फॉर्म्स ए बेसिस फॉर बोथ लेटरल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज by implementing competency mapping and various assessment technique. Potential appraisal is performed. Potential appraisal provides crucial input of succession planning and job rotation. Exactly, potential appraisal का मीनिंग होता है किसी का inherent quality को अप्रेज करना, ओके, rather than उसको डाउन फील करवाना, that is potential appraisal, ओके। सो कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट समझ में आएगा, आप लोग लिख पाओगे आराम से। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, अप्रेजल क्या है, इसका डिफरेंस क्या है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कंपोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। आज के लिए इतना रखती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी।
ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।